अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट्स। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पढ़ा था, जो कि पार्ट 1 था। आज उसी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो क्वेश्चन 10 पढ़ लिए थे हमने। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन 11 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस बेस एंड लॉरी ब्रांस्टेड बेस। के आर्हेनियस बेस और लॉरी ब्रांस्टेड बेस में क्या फ़र्क है। दो साइंसदान थे, एक आर्हेनियस और दूसरा था लॉरी ब्रांस्टेड। इन दो साइंसदानों ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए। आर्हेनियस जो नज़रिया पेश किया था वो था आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट, जो 1787 में पेश किया गया था। मकसद था एसिड बेस की वजाहत करना। और लॉरी ब्रांस्टेड नामी दो साइंसदानों ने 1923 में एसिड और बेस की वजाहत करने के लिए भी कंसेप्ट पेश किया, जिसे नाम दिया लॉरी ब्रांस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है आर्हेनियस बेस और ब्रांस्टेड बेस में, वो ये है कि आर्हेनियस ने कहा था कि जो भी चीज़ वाटर में हाइड्रॉक्सिल आयन देगी वो चीज़ आर्हेनियस बेस कहलाएगी। द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रॉक्सिल आयन, यानी कि वो चीज़ जो पानी में हल होने पर हाइड्रॉक्सिल आयन पैदा करे वो कहलाती है आर्हेनियस बेस। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH को जब पानी में डाला जाता है तो ये पानी में दो आयंस पैदा करता है, सोडियम आयंस एंड हाइड्रॉक्सिल आयन। क्योंकि NaOH पानी में हाइड्रॉक्सिल आयन पैदा कर रहा है, इसलिए इसे नाम देते हैं आर्हेनियस बेस का। और अब आते हैं लॉरी ब्रांस्टेड बेस पर। लॉरी ब्रांस्टेड नामी साइंसदान के मुताबिक बेस एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो। प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता हो। तो जो चीज़ हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा। आर्हेनियस ने कहा था बेस को डिस्क्राइब करने के लिए वाटर का होना ज़रूरी है, जबकि लॉरी ब्रांस्टेड ने कहा कि बेस को डिस्क्राइब करने के लिए एक्वस मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे एक्वस मीडियम हो या ना हो, लॉरी ब्रांस्टेड बेस को इजीली डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो लॉरी ब्रांस्टेड के मुताबिक जो चीज़ हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो लॉरी ब्रांस्टेड बेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जब हम दो कंपाउंड का आपस में रिएक्शन कराते हैं, दो मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हैं, एक HCl और NH3 का, इन दोनों में होने वाला जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है। इस नतीजे में दो चीज़ें बनती है, क्लोराइड आयन और अमोनियम आयन। यहाँ पर जो NH3 है, अगर NH3 का कंपैरिजन किया जाए NH4 के साथ, तो NH3 के पास पहले 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन जब वो NH4 में कन्वर्ट होता है तो उसके पास 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं। मीन्स कि उसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया है। और उसने हाइड्रोजन आयन कहाँ से एक्सेप्ट किया है? उसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया है HCl से। तो ऐसी चीज़ जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे वो कहलाती है बेस। तो इस रिएक्शन में जो NH3 है ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए ये बेस का किरदार अदा कर रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, गिव एग्जांपल। इंडिकेटर नाम से ही ज़ाहिर है, इंडिकेट करने वाले, पहचान करने वाले, निशानदेही करने वाले। तो इंडिकेटर दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर की हालत में भी हो सकते हैं या फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इंडिकेटर जो हैं वो दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल किया जाता है एसिड और बेस की पहचान करने के लिए। तो इंडिकेटर्स आर द कंपाउंड एंड दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिड और बेस की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं इंडिकेटर, यानी कि निशानदेही करने वाले। और अगर इंडिकेटर की एग्जांपल देखें तो एक इंडिकेटर है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। ये इंडिकेटर है जो एसिड और बेस की पहचान करने के लिए इस्तेमाल होता है। या टर्मेरिक पाउडर, यानी कि घरों में जो हम हल्दी पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो हल्दी पाउडर भी इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। या फिर ये जो बंद गोभी होती है, लाल बंद गोभी, सुर्ख बंद गोभी, रेड कैबेज,
रेड कैबेज को भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ इंडिकेटर टू इंडिकेट द एसिड और अ बेस। तो किसी भी एसिड और बेस की पहचान करने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं वो इंडिकेटर कहलाते हैं, और इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं मिथाइल ऑरेंज, टर्मेरिक पाउडर या फिर रेड कैबेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स यूजेस। कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है और इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के केमिकल फार्मूला की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला है AlOH थ्राइस। Al फॉर एल्यूमिनियम, A जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा और L स्मॉल लिखा जाएगा, और OH जो है ये हाइड्रोक्साइड है, लेकिन OH को ब्रैकेट में लिखकर उसके नीचे 3 लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयन की जो तादाद है वो 3 है। तो इसलिए एक हाइड्रोक्सल आयन को कॉमन लेकर उसके बाहर ब्रैकेट लगाकर नीचे उसकी तादाद लिखी गई है। तो AlOH thrice is the chemical formula of aluminium hydroxide, and this aluminium hydroxide is mostly used as a foaming agent in fire extinguisher। के आग को बुझाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन इंस्ट्रूमेंट में एज अ फोमिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू स्टॉप द फायर या कंट्रोल द फायर। यानी कि ऐसे तमाम सब्सटेंस जो आग पर काबू कर लें या आग को ख़त्म ही कर दें वो सब्सटेंस कहलाते हैं फोमिंग एजेंट, और इन फोमिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंक्शन में, यानी कि आग बुझाने वाले आलात में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ वाटर इनसॉल्युबल साल्ट इज फॉर्म। कि वाटर इनसॉल्युबल साल्ट को कैसे तैयार किया जाता है। साल्ट की 2 कैटेगरीज थी, वाटर सॉल्युबल साल्ट एंड वाटर इनसॉल्युबल साल्ट। वाटर सॉल्युबल साल्ट पानी में ही बनते हैं और पानी में इजीली डिजॉल्व भी हो जाते हैं, और जो वाटर इनसॉल्युबल साल्ट होते हैं ये पानी में नहीं बनते और ना ही पानी में डिजॉल्व होते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है वाटर इनसॉल्युबल साल्ट का। और वाटर इनसॉल्युबल साल्ट को तैयार करने का एक ही तरीका है आपकी बुक में, और वो ये है कि सबसे पहले 2 ऐसे साल्ट लें जो पानी में हल होने की सलाहियत रखते हैं। मींस 2 वाटर सॉल्युबल साल्ट लें और उन 2 वाटर सॉल्युबल साल्ट को आपस में रिएक्ट करें, मिक्स करें। यानी कि हमारे पास 2 वाटर सॉल्युबल साल्ट हैं, एक NaCl और एक AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब 2 वाटर सॉल्युबल साल्ट को आपस में मिक्स करें। जब ये आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद इन दोनों साल्ट में पॉजिटिव आयन की एक्सचेंजमेंट होती है। मींस कि जो पॉजिटिव आयन है जिसे मेटल आयन कहते हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं और उस एक्सचेंज के नतीजे में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। उन 2 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट वाटर सॉल्युबल होता है और दूसरा प्रोडक्ट वाटर इनसॉल्युबल साल्ट होता है। तो जब भी वाटर इनसॉल्युबल साल्ट को तैयार किया जाता है सबसे पहले 2 वाटर सॉल्युबल साल्ट को मिक्स किया जाता है, और जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो इनमें जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। मींस सिल्वर एक्सचेंज होगा सोडियम के साथ, सिल्वर आ जाएगा सोडियम की जगह पर और बनेगा सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम चला जाएगा सिल्वर की जगह पर और बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड इज अ वाटर इनसॉल्युबल साल्ट। सिल्वर क्लोराइड AgCl पानी में डिजॉल्व नहीं होता, जबकि NaNO3 पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो नतीजे में 2 प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट वाटर सॉल्युबल साल्ट है और दूसरा प्रोडक्ट वाटर इनसॉल्युबल साल्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राइट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। कि बेस की बुनियादी खसूसियात लिखें। यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। वैसे तो बेस 2 तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर जो डिस्क्राइब की जा रही हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज बयान करें। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक होता है फिजिकल स्टेट से, यानी कि ज़हरी हालत से। तो बेस की जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जितने भी बेस होते हैं वो बिटर टेस्ट रखते हैं, यानी कि कड़वा जायका रखते हैं। जितने भी बेस होते हैं उनका जायका कड़वा होता है।
बिटर टेस्ट होते हैं, और जब हम उन्हें छूते हैं तो छूने पर फिसलन यानी कि सोपी टच महसूस होती है। जिस तरह साबुन को छूने पर फिसलन महसूस होती है, उसी तरीके से बेस को भी छूने पर फिसलन महसूस होती है। इसलिए आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ किया गया, सोपी टच। तो जितने भी बेस होते हैं वो बिटर टेस्ट रखते हैं और उनका जो टच होता है वो सोपी होता है। और इसीलिए जितने भी सोप हम यूज़ करते हैं या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, उन डिटर्जेंट और सोप के अंदर बेस को ही यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कि जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। मींस अगर हम एक रेड कलर का लिटमस पेपर लेते हैं और उस रेड कलर के लिटमस पेपर को बेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बेस के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही रेड लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आता है तो बेस उस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देता है ब्लू में। जैसे ही ब्लू में चेंज होता है तो हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चीज़ बेस है। तीसरी प्रॉपर्टी के जितने भी बेस होते हैं वो कुरेसिव होते हैं, लेकिन इनके कुरेसिव होने के लिए एक शर्त है कि वो कंसनट्रेटेड हालत में हो, मतलब खालिस हालत में हो। कुरेसिव कहते हैं जलन पैदा करने वाले, जला देने वाले। तो जब भी बेस खालिस हालत में होंगे और जब भी कोई बेस खालिस हालत में होगा और वो हमारी जिल्द यानी कि हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो हमारे स्किन को जला देते हैं, तो इसलिए इन्हें कुरेसिव कहते हैं, ओनली इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। तो बेस आर कुरेसिव ओनली इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जितने भी बेस होते हैं चाहे वो वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, तमाम के तमाम बेस कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के। फ़र्क इतना है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो गुड कंडक्टर होंगे, वीक बेस होंगे तो पुअर कंडक्टर होंगे। लेकिन हर तरह का बेस कंडक्टर लाजमी होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। यहाँ भी एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया जा रहा है कि एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को बयान करें, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक जैसा कि अभी कहा है कि उनकी फ़िज़िकल स्टेट से होते हैं। तो एसिड की जो सबसे पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है कि दे है सोर टेस्ट। सोर टेस्ट मीन्स तुर्श ज़ायका, खट्टा ज़ायका। तो जितने भी बेस होते हैं इनका ज़ायका तुर्श या खट्टा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कि जब भी ब्लू लिटमस पेपर को इस्तेमाल किया जाएगा तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर ये रेड में चेंज कर देते हैं। मीन्स अगर हम एग्जांपल लेते हैं घरों में इस्तेमाल होने वाला लीमू, अगर हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर उस कटे हुए लीमू के ऊपर रखते हैं तो जो लीमू का जो जूस है, लेमन जो जूस है, लेमन जूस कन्वर्ट कर देता है ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में। जैसे उसका कलर रेड में होता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चीज़ एसिड है, क्योंकि जो लेमन है, लेमन के अंदर ओवरऑल एसिड ही है और उस एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है कि जितने भी एसिड होते हैं ये कुरेसिव होते हैं, चाहे वो एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो चाहे वो एसिड डाइल्यूट फॉर्म में हो, तमाम के तमाम एसिड कुरेसिव होते हैं। तो एसिड्स आर कुरेसिव इन बोथ फॉर्म, कंसनट्रेटेड फॉर्म एंड डाइल्यूट फॉर्म, चाहे वो खालिस हालत में हो या ना खालिस हालत में हो। जब भी कोई एसिड हमारे जिल्द पर गिरता है तो हमारी जिल्द को जला देते हैं। फिर नेक्स्ट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जितने भी एसिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ मिनरल एसिड, कि कायनात में पाए जाने वाले मिनरल एसिड के नाम और फार्मूलाज लिखें। मिनरल एसिड होते क्या हैं? ऐसे तमाम एसिड जो मिनरल से हासिल हो। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स को उर्दू में कहते हैं मादनियात। ये मादनियात कहते हैं ऐसी तमाम चीज़ें जो हमें ज़मीन से हासिल हो, अर्थ क्रस्ट से, कशरे अर्थ से हासिल हो। तो इस कुरे ज़मीन से हासिल होने वाली तमाम चीज़ें, तमाम कंपाउंड मिनरल यानी कि मिनरल्स कहलाते हैं। अगर वो मिनरल्स एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो इस किस्म के एसिड कहलाते हैं मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड दरअसल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर एसिडिक होगी तो इस किस्म के इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल एसिड कहलाते हैं। और मिनरल एसिड हासिल होते हैं अर्थ क्रस्ट यानी कि कशरे अर्थ से। और जो कशरे अर्थ से सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मिनरल एसिड हैं उनमें सबसे पहला नाम है हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, या इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है HCl, H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन, दोनों मिलकर जो बनाते हैं कंपाउंड उसे नाम देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ द किंग ऑफ केमिकल, इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। क्यों? क्योंकि कायनात में तकरीबन जितने भी हम केमिकल, जितने भी अशिया हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी सल्फ्यूरिक एसिड से बनाई जाती है या सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में बनाई जाती हैं। तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है H2SO4। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है H3PO4। तो ये वो 4 मिनरल एसिड हैं जो इस ज़मीन से हासिल होते हैं, ज़मीन में पाए जाने वाले मिनरल से हासिल होते हैं 4 मिनरल एसिड। और इन मिनरल एसिड को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने जिसका नाम था जाबिर बिन हयान। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला लिखें। जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला है CuSO4, Cu फॉर कॉपर, SO फॉर सल्फेट, CuSO4.5H2O। 5 जो आगे लिखा जा रहा है 5H2O, 5 पानी के मालिक्यूल, ये पानी के मालिक्यूल कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स कॉपर सल्फेट के एक मालिक्यूल को लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में लाने के लिए 5 पानी के मालिक्यूल ज़रूरत होते हैं। और जो पानी के मालिक्यूल यहाँ पर लिखे जा रहे हैं उन्हें नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैल्शियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला है CaSO4, Ca फॉर कैल्शियम, SO4 फॉर सल्फेट। और इसके साथ 2 पानी के मालिक्यूल लिखे जा रहे हैं। 2 पानी के मालिक्यूल ये शो करता है कि यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के एक मालिक्यूल को सॉलिड स्टेट में लाने के लिए 2 पानी के मालिक्यूल की ज़रूरत होती है, विच आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम भी कहा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम ये बहुत एक ही हैं और इनका जो केमिकल फार्मूला है वो है CaSO4.2H2O। फिर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि वाई साल्ट्स आर न्यूट्रल, कि साल्ट्स न्यूट्रल क्यों होते हैं। साल्ट बेसिकली 2 आयन से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलते हैं तो साल्ट बनते हैं। तो साल्ट बेसिकली 2 आयन्स पर मुश्तमिल होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड 2 आयन से बना है, सोडियम आयन्स और इस पर चार्ज है +1, और क्लोराइड आयन इस पर चार्ज है -1। साल्ट्स न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि इन पर चार्ज की तादाद बराबर होती है। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नतीजे के तौर पर जो साल्ट होते हैं वो न्यूट्रल कहलाते हैं। याद रखें, साल्ट के अंदर चार्जेस इक्वल होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और साल्ट न्यूट्रल कहलाते हैं। आयंस का ताल्लुक नहीं होता न्यूट्रल से। कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनमें आयंस की तादाद बराबर होती है, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनमें आयंस की तादाद बराबर नहीं होती। लेकिन साल्ट के न्यूट्रल होने का ताल्लुक आयंस की तादाद से नहीं है, बल्कि साल्ट के न्यूट्रल होने का ताल्लुक उसके चार्जेस से है कि अगर चार्जेस इक्वल होंगे, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, देन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नतीजे के तौर पर जो साल्ट होते हैं वो न्यूट्रल बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द यूजेज ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल फार्मूला है NaCl, उसके यूजेज लिखें। सोडियम क्लोराइड जो है वो बेसिकली यूज होता है डी-आइसिंग रोड इन विंटर। सर्दियों में जो बर्फ़बारी होती है, सड़कों पर जो बर्फ़ जमा हो जाती है, उन बर्फ़ को हटाने के लिए सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये बेसिकली सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे डी-आइसिंग एजेंट भी कहते हैं। यानी कि सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सब्सटेंस। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट है कि अगर हमने इंडस्ट्रीज़ के अंदर सोडियम मेटल हासिल करनी है तो सोडियम मेटल को हासिल करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। और ये आप चैप्टर नंबर 7 इन 9th क्लास आप पढ़ चुके हैं जब आप पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल एंड कास्टिक सोडा। सोडियम मेटल डाउन सेल में तैयार किया जाता था और जो
कास्टिक सोडा है, ये नेल्सन सेल में। तो सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है सोडियम मेटल हासिल करने के लिए भी, और कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद है सोडियम क्लोराइड को बेसिकली कुकिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। खाने को जायका देने के लिए सोडियम क्लोराइड को एज अ टेबल साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है वो 10 क्वेश्चन पार्ट 2। पहले जो लेक्चर में थे वो हमने 10 पढ़े थे, वो पार्ट 1 था। आज 11 से लेकर 20 तक ये पार्ट 2 है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।